हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023 एंड 24 सोशल साइंस क्लास 8 का सैम्पल पेपर कर रहे हैं। आज हम सैम्पल पेपर 1 कर रहे हैं। इसका हिंदी मीडियम का मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम का करने वाले हैं आज हम। और इसका मैक्सिमम मार्क्स 60 होने वाला है। समय इसका 2.5 घंटे होने वाला। हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 सैम्पल पेपर दिए गए हैं। दोनों ही मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर मिल जाएगा। आप अच्छे से वहाँ से तैयारी करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर हम। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 15 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो कॉटन, व्हीट, राइस को गोल्डन फाइबर नहीं कहते हैं। डी आ जाएगा जूट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। सिराजुद्दौला वॉज अपॉइंटेड एज ए नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ आवर कंट्री रिलेशन विद हंगरी। विच गवर्नमेंट हैज राइट टू डिसाइड ऑन द सब्जेक्ट। हमारी कंट्री का जो हंगरी कंट्री है उसके साथ में अच्छा रिलेशन हो, इसके बारे में कौन सी स्टेट या सॉरी कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे राइस, बी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एज ए ऑर्गन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका आंसर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार इसका थोड़ा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, एक बार हम देखते हैं। आप इसको अच्छे से जब कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ओनली स्टील फैक्ट्री इन इंडिया बिफोर 1947। 1947 से पहले सिर्फ एक ही स्टील कंपनी थी, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा। लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर उनकी जो नंबर है वो कितना है? तो ए 543। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7th में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर है वो क्या है? तो सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। तो ये भी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहा गया है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द ऑप्शंस। ओके, बैटल ऑफ प्लासी, मिस्टर जाफर बिकम अ नवाब ऑफ द सेकेंड टाइम, मिस्टर कासिम बिकम नवाब, बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे सारे ही जो दिए गए हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी था वो 1757 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों 1763 में हुए थे, और बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर हुआ था 1764 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो हो जाएगा डी, ए 1 2 3। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो, जब एक ऐसा पिरामिड बनाया जाए जिसमें एज और सेक्स को लेकर लिया जाए कि मेल है, फीमेल है, या इसके अलावा कितनी एज के लोग हैं, तो उससे रिलेटेड जो पिरामिड है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहा गया है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी का है। तो रिडक्शन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटेड ऑफ सालाभाई सिंह। तो इसके आंसर 12th का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रिटिश एंड मद्रास। किसके बीच में ये जो ट्रीटेड हुई थी, मतलब कि संधि हुई थी दो, सालाभाई सिंह साइन की जो संधि है वो भी ब्रिटिश एंड मराठा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर डाई इन रंगून। रंगून में कौन से मुगल एम्परर को डाई किया गया था? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, शाहजहां। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 का बी शाहजहां हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, इसका आंसर बहादुर शाह जफर, सॉरी, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड का भी हमने शायद यहाँ पे देखा था, बी ब्रिटिश एंड मराठा हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ब्रिटिश एंड मराठा। और थर्ड जो 13 है उसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 14th में देखते हैं। मनीषाज राइट टू इक्वालिटी हैज़ बिन वायलेटेड एंड शी बिगन प्रिवेंट फ्रॉम द इवन गोइंग टू द कोर्ट फॉर हिज। वो क्या कह रहा है, उसका राइट टू इक्वालिटी क्या हो रहा है, वायलेटेड हो रहा है, और इसी के लिए उसको कोर्ट जाने के लिए भी क्या किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है। विच फंडामेंटल राइट मनीषा बिंग द वायलेटेड। कौन सा उसका जो राइट है वो वायलेटेड हुआ है? तो उसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15th। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करना है और उसी से रिलेटेड जो हमारा आंसर है हमें देखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज नेसेसरी, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट आर वेल्थ, बिल्कुल ये भी सही है कि कंजर्वेशन करना ज़रूरी है क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए वेल्थ है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे और जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगी। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये 15 क्वेश्चन थे फर्स्ट का। अब हमारा सेकंड सेक्शन बी आ रहा है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, गिव सम सजेशन फॉर कन्फ्रंटिंग द मार्जिनलाइजेशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वल राइट फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड द माइनॉरिटीज द गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग दीज पीपल इनटू इक्वल सोसाइटी। क्या किया जाता है, कुछ ऐसे राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज जो पीपल्स हैं उनको क्या किया जाए, इक्वल सोसाइटी मिले, मतलब उनको इक्वल राइट्स मिले। द गवर्नमेंट्स मेक एंड इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ द प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेटिंग अप कम्युनिटीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और गवर्नमेंट इंश्योर दैट सेफ्टी, और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। मतलब क्या क्या बातें हो सकती हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनके राइट्स का ध्यान रखा जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए जिससे उनकी एजुकेशन अच्छी हो सके, उनको जॉब्स अच्छी मिल सके। इन सब चीज़ों का क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है, मेंशन द इल इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशंस। जो पिछड़े लोग होते हैं या उनके हाशिएकरण वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या इल इफेक्ट है, मतलब उनके क्या बुरे इफेक्ट उनके हेल्थ पर या उनके मेंटल पर क्या बुरे इफेक्ट पड़ते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखो क्या आंसर हो जाएगा, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल मार्जिनलाइजेशंस कैन बी लीड टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। उनको कैसे फील होता है भाई आइसोलेट, एक देखो मार्जिनलाइजेशन क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनको क्या होता है, एक ग्रुप एक सोसाइटी में 10 लोग हैं और एक अलग है, तो वो जो अकेला है, कम है, जो माइनॉरिटीज में है, वो क्या करेंगे, फील टू आइसोलेशन। उनको लगेगा कि मान लो सबके फेस्टिवल सेम है, उनका फेस्टिवल अलग है, तो वो क्या करेगा, आइसोलेशन फील होगा उनको, लो सेल्फ स्टीम, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कम लगेगा, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं क्योंकि 10 लोग एक जैसे एक अलग है तो उनको कैसा लगता है, मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या उनको हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मेंशन एनी 2 कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के 2 आपको, नहीं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि बैटल ऑफ प्लासी के कारण इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो किस तरह से एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे क्या हुआ था, जो डचेस थे या इन सबको बाहर निकालने के बाद ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिससे कि क्या हुआ, इसका बढ़ावा मिल गया ब्रिटिश को यहाँ पर सेटल होने का। आंसर देखो क्या कहा गया, इन द ईयर ऑफ द फॉलोड द ब्रिटिश यूज देयर न्यूली एक्वायर्ड रेवेन्यू एंड मिलिट्री माइट टू एजेक्ट द यूरोपियन कॉलोनीज राइवल्स एंड द फ्रेंच एंड द डच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। वो क्या कर रहे थे, रेस्ट ऑफ इंडिया से उन्होंने क्या किया था, जो भी उनके राइवल्स थे फ्रेंच एंड डचेस थे उनको क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। द विक्ट्री एट द प्लासी स्टार्टेड अ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन ब्रिटिश रूल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जिससे कि क्या होता, ब्रिटिश रूल सब कॉन्टिनेंट में क्या होना शुरू हो गया था, उसका बढ़ावा मिलना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 कॉजेज ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के जो कॉजेज है उनके बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए इसके आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट विंड, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सोल अलोंग विद द ऑर्गेनिक मैटर कैरिड अवे द विंड। देखो क्या कह रहे हैं, जब तेज हवाएं चलती है तो जो टॉप सॉइल होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी लेकर उड़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। वाटर, व्हेन रेन इन द हिली एरियाज द सॉइल गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द प्लेन। क्या है, जब मान लो इस हिली एरिया में कोई बारिश हो रही है, रेन हो रही है, तो यहाँ की जो टॉप सॉइल है वो भी इसके साथ बहकर प्लेन्स पे चली जाती है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराई की वजह से ज़्यादा एनिमल्स क्या करते हैं, पूरी सॉइल को जब खाते हैं प्लांट को तो उखाड़ कर खा लेते हैं, जिससे कि वो सॉइल क्या है, जो टॉप सॉइल है वो भी क्या हो जाती है, हिल जाती है, जिसकी वजह से क्या डिग्रेडेशन होता है, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन योर थॉट ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्कार्स। आपको क्या बताना है, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, द जलियांवाला बाग मैस्कार थॉट एट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस।
जलियांवाला बाग हमें क्या सिखाता है, इनजस्टिस के अगेंस्ट किस तरह से आप खड़े रह सकते हो उसके बारे में दिखाता है। जलियांवाला बाग मैस्कार्स ऑफ अमृतसर 1919 बैसाखी वाले दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को कहते हैं इसको। इंसिडेंट देन विच ब्रिटिश ट्रोप्स किल सर्वर 100 अनआर्म्ड इंडियन प्रोटेस्टर्स। क्या कहा था, वहाँ पे वो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर और वो नॉर्मल बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो आए और उन्होंने क्या किया, सर्वल्स हंड्रेड्स अनआर्म्ड, मतलब उनके पास में कोई हथियार भी नहीं थे, ऐसे लोगों पे उन्होंने गोलियां चला दी और उनको मार दिया। तो इसके बारे में आप चाहें तो इसके अंदर और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ इसके अंदर चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का भी। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द रोल्ड सत्याग्रह। रोल्ड सत्याग्रह के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आंसर देखिए, रोल्ड सत्याग्रह वाज एस्टेब्लिश टू अपोज द रोल्ड एक्ट बट एज ए नॉन वायलेंट मैटर। रोल्ड सत्याग्रह जो था, रोल्ड सत्याग्रह था, वो किसके अपोज में, रोल्ड एक्ट जो हुआ था उसके अपोज में क्या किया गया था, ये सत्याग्रह बनाया गया था, ये चलाया गया था, जो कि नॉन वायलेंट था, बिल्कुल इसमें हिंसा का यूज नहीं किया गया। द मेन एम द रोल्ड एक्ट सत्याग्रह वॉज टू डील द विद ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉन वायलेंटली। उसके साथ कहा गया था भी नॉन वायलेंटली, मतलब बिल्कुल भी हिंसा ही नहीं की जाएगी, अहिंसा के साथ क्या किया जाएगा, ये जो एक्ट है वो, ये जो सत्याग्रह किया जाएगा। रोल्ड सत्याग्रह इज जस्टिस टू अपोज टू रोल्ड एक्ट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस बाय द गांधी एंड अदर मेंबर। और इसके रूलर्स के जो, इसके जो हम कहेंगे सपोर्टर कौन थे, गांधी जी और अलग मेंबर्स थे, जिन्होंने इसको कहा था कि रोल्ड सत्याग्रह वो करेंगे, ब्रिटिश के अपोज में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, नॉन वायलेंस के साथ में, मतलब बिना किसी हिंसा के साथ में उन्होंने क्या किया था, इसका साथ देना शुरू किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। आप वहाँ, अब ये 3 क्वेश्चन से, अभी तक 2 नंबर के क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीधा आंसर्स की मैं फोटो क्लिक करके दे दूंगी, जिससे कि आपको बार बार जैसे वीडियोज में थोड़ा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ से आप आंसर्स क्लिक ले सकते हैं। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। स्मार्ट स्टडी 10 करके उसका पेज का नेम है, मैं आपको उसका पेज दिखा दूंगी, आप उस पर जाकर उसको क्लिक करिए, लाइक कीजिए, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, फॉलोअर्स बनेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा, उससे स्टडी मटेरियल और ये सब मिलना थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। और उससे अगर कोई बात होगी तो हम उस पर लाइव आके आपसे कोई कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप मुझसे, तो वहाँ पे इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ द ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल रिगार्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन। एक सेकेंड, अभी हमने शायद 6 क्वेश्चन भी नहीं किया। मेंशन द फीचर ऑफ राज्यसभा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आइए करते हैं इसको। देखिए आंसर, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस वो है राज्यसभा। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। मेंशन द फीचर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेन जो फीचर्स हैं आपको बताने हैं, ये देखते हैं इसका आंसर। आंसर्स देखिए, द लोकसभा इज कंपोज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल चूजन बाय द डायरेक्टली इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। देखो क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा में क्या होता है, जो सीधे इलेक्शंस होते हैं उनसे जो लोग चुने जाते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ टू मैक्सिमम 550 मेंबर इन द दोज इन हाउस, इन 550 इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड 20 इन द यूनियन टेरिटरीज। तो उसके अंदर टोटल 550 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो 543, अभी ये क्वेश्चन आया भी था उससे रिलेटेड, तो 543 मेंबर्स हैं। अब 550 में से 530 तो जो स्टेट्स हैं वहां से होंगे, 20 मेंबर इन जो यूनियन टेरिटरीज है जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली चंडीगढ़ यहाँ से होंगे। देखो क्या कहा गया, जो लोग सीधा चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उससे जो सीधे लोग चुने जाते हैं वो किस में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। 550 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, 530 इसके अंदर होते हैं स्टेट से और 20 से होते हैं यूनियन टेरिटरी से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर में, डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ द ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल रिगार्डिंग द इंडियन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए, द ईस्टर्न एजुकेशन फिलोसफर स्ट्रेस अ मीनिंगफुल लाइफ टू प्रोड्यूस अ आइडिया लाइफ टू इंडिविजुअल एंड फोकस ऑन वैल्यू द इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, वाइल वेस्टर्न एजुकेशन फिलोसफी लुक्स ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट in a producing
नॉलेजेबल एंड द कंटेंट स्टूडेंट्स। देखो क्या कहा जा रहा है, ईस्टर्न एजुकेशन जो पहले की एजुकेशन थी उसमें ईस्टर्न में क्या कहा गया कि किस तरह से फिलोसफी होनी चाहिए कि एज ए लाइफ फोकस करना, लाइफ पे किस तरह से इंडिविजुअल फोकस कर सकता है, अपनी लाइफ वैल्यूज़ को किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे इफेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। जबकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो अब का मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें क्या है, एक इंस्टीट्यूशन बना दो, एक स्कूल बना दो, बच्चे को ज्ञान दे दो, नॉलेज दे दो, लेकिन बेसिक चीज़ें चाहे उसको ना पढ़े पता चले, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए नो ना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि एक व्यक्तित्व को भी सुधारना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब महात्मा गांधी विजन रिगार्डिंग द इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी का क्या विजन था उसके बारे में हमें बताना है। देखिए आंसर, महात्मा गांधी इंस्टीड द एजुकेशन दैट शुड डेवलप ऑल एक्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअली हार्मोनियस। ही ऑल्सो बिलीव दैट वन ऑफ द एसेंशियल एम ऑफ एजुकेशन इज द मोरल डेवलपमेंट एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब वो ये क्या चाहते थे कि जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है जिसको एजुकेशन दी जा रही है उसका मोरल डेवलपमेंट हो और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। गांधी जी विश दैट कैरी एवरी चाइल्ड शुड ग्रो इन टू अ डिवाइन ह्यूमन बींग बाय रिलीविंग गॉड लाइन इन हिज लेफ्ट सेल्फ। देखो क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ाई स्किल पे जोर होना चाहिए, उसके मोरल वैल्यूज बढ़ने चाहिए, सही गलत का उसे पता होना चाहिए, अपने कर्मों का उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, बजाय कि सिर्फ पढ़ लो, बस पढ़ लो। ऐसा नहीं, वो अपने मतलब दम पे कुछ कर सके या लोगों की भलाई कर सके, इस तरह की थॉट होनी चाहिए। ऐसे बच्चों में मोरल जो वैल्यूज है वो डेवलप करनी चाहिए और करेक्टर डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, गिव सजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में आपको क्या बताना है, कुछ मेथड बताने हैं। 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या आ सकता है, टेक्निक फॉर इंप्रूव सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूडिंग क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, कवर क्रॉप्स कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं, प्लांटेज विंड ब्रेक अफेक्ट बोथ इरोजन एंड द फर्टिलिटी। व्हेन प्लांट डाई दे डीके एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। अब देखो क्या क्या हम मेथड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हम क्या करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करते हैं जिससे कि क्या सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, ब्रेक नहीं होगी। अगर हम केमिकल यूज करेंगे तो सॉइल धीरे धीरे खराब हो जाएगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा जा सकता है। प्लांटेशन, मोर एंड मोर प्लांटेशन किया जा सकता है। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल का मतलब कि बाढ़ आती है तो उसके लिए बांध बनाए जाए, अलग अलग डैम बनाए जाए, जिससे कि क्या अगर फ्लड आई, बाढ़ आई भी है तो क्या होगा, पानी क्या करेगी, सब मिट्टी को अपने साथ बहाकर नहीं लेके जाएगी। उसके बाद प्लांट ग्रेजिंग। प्लांट ग्रेजिंग का मतलब है कि जो चराई कर रहे हैं, जो एनिमल्स ये घास ये सब खा रहे हैं, चर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनके लिए प्लांट किया जाए कि इस एरिया में खाना है, इस एरिया में नहीं खाना, क्योंकि जब वो खाते हैं तो पूरी जो क्रॉप है उसको खराब कर देते हैं। उसके बाद में बिल्डिंग अ डैम बनाया जाए, मेकिंग ट्रेस फॉर्मिंग बनाई जाए, इस तरह से ट्रेस फॉर्मिंग बनाई जाए जिससे कि क्या है, बारिश का पानी सीधा जो है सोइल को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, इससे सीधा बहाकर ना ले जाए। कोई भी पॉइंट है इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आप लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द नीड ऑफ द फ्री जुडिशरी। फ्री जुडिशरी का मतलब क्या है कि देखो जो भी जुडिशरी क्या है, जो कि एक न्यायपालिका जिसे हिंदी में कहा जाता है, कि जो भी कोर्ट में जा रहा है उसको उसको कैसा मिलना चाहिए, हर एक आदमी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर उसको कोई मतभेद है, कोई दिक्कत है, तो वो कोर्ट में जाने के लिए फ्री हो और उसको ये पता होना चाहिए कि वहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो एकदम सही लिया जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या है इसका आंसर, द प्रिंसिपल रोल दैट द जुडिशरी टू इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर्स प्रिंस ऑफ द लॉज। वो क्या कह रहे हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है जुडिशरी का, वो क्या है, प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉज। लॉज के जो रूल है उनको प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि सबको इक्वालिटी, मतलब सबके साथ सेम बिहेव किया जाए। इट सेफ गार्ड टू राइट ऑफ द इंडिविजुअली की जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका क्या करना, सेफ गार्ड करना। सेटल डिस्प्यूट द अकॉर्डेंस, मतलब लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, उनको सेटल डाउन करना विद द लॉ की हेल्प से। इंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। क्या कहा जा रहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो डेमोक्रेसी है वो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए और कोई भी, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप में हो, डिक्टेटरशिप मतलब कि अपना राज ना चलाए, सब में क्या हो, इक्वालिटी हो, सबको सारे जो उनके राइट्स हैं उनका सेफ गार्ड के लिए क्या किया जाता है, फ्री जुडिशरी हमारे इंडिया में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, मेंशन द इंपॉर्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में आपको यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए, द एम ऑफ द PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इज टू गिव द कॉमन पीपल एक्सेस टू द कोर्ट टू ऑब्टेन लीगल रेड्रेस। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान को, जो आम पीपल है, उनको किसी बात से ऑब्जेक्शन है तो वो उसके अगेंस्ट जो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है, उसके केस कर सकता है। इस चीज़ की फ्रीडम होती है, इसे PIL कहते हैं। PIL इज ए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। जो ये है, देखो अब हर बात सीधे जज तक पहुंचना मुश्किल है ना, तो जब तक कोई आम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज के लिए, और मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ एंड एसिलरेटिंग द बैलेंस बिटवीन द लॉ एंड जस्टिस, और एक एसिलरेट करता है, बैलेंस करता है बिटवीन लॉ एंड जस्टिस के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 4 मार्क्स के हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर 2 मार्क्स का है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या कहा गया, एक पैराग्राफ है, इसे फटाफट रीड करेंगे और उसके बाद आंसर्स करेंगे। द जज लाइक द अदर स्टेट, द जज कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग लेट 17th and 18th century अंडर देयर लीडर Churamans. They acquired control over the territories situated on the west of the city of Delhi by the 1680. They had begun dominating the regions between the two imperial cities in Delhi and Agra. For a while, they become a mutual constituents. The city of Agra, the Jats proposed agriculture and land like Panipat and Ballabgarh become important trading center in the areas dominated by them. Under Surajmal, the kingdoms or Bhattarpur emerged a strong state. When the Nadir Shah sacked in Delhi in 1737, many cities was the noblest look refused there. His son Jahavir Shah was 38,000 troops are on and the hill another 20,000 Marathas and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. ये रीड कर लिए, ऐसे फटाफट रीड करना होता है इसको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अंडर हुज रीजन जट्स एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। तो देखो यहाँ पे दिया होगा, कहीं से हम आंसर ढूंढते हैं, क्योंकि सारे जो आंसर्स होंगे वो लगभग आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो देखो हम यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। तो देखो फर्स्ट किसके अंदर, चूड़ामंस के, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा चूड़ामंस के अंडर कंट्रोल में ये सब किया गया था, फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो क्या कहा गया, मेंशन एनी वन ट्रेडिंग सेंटर अंडर द जट रूलर्स। तो वन एनी ट्रेडिंग सेंटर, ये देखो पानीपत एंड बल्लभगढ़ यहाँ पे दिया गया, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड, व्हेन डिड नादिर शाह अटैक दिल्ली एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्यूशंस। तो देखो यहाँ से वन कब किया गया था, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन द नादिर शाह अटैक इन दिल्ली 1739 मैनी ऑफ सिटीज नॉक्ड बाय द रिफ्यूज बाय द तेरह। यहाँ से एक बार तीनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देख लेते हैं। अब देखो क्या लिखा गया, फर्स्ट का चूड़ामन हो गया, सेकंड का पानीपत एंड बल्लभगढ़ हो गया, थर्ड में इन 1739 द इरानियन रूलर नादिर शाह spread headed a rapid vanish of Mughal rear, which culmination with the occupation of the Mughal capital Shahjahan Delhi in the extension of worst trouble from the Mughal king Muhammad Shah and his novel। तो देखो यहाँ से आंसर लिखने से अच्छा है आप पैराग्राफ में से ढूंढो, ज़्यादा याद भी करने को नहीं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, तो मेन आपको आंसर चूज करना आना चाहिए वहाँ पे कि कहाँ पर हम चूज कर रहे हैं और कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रीड करते हैं। एनवायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth, human environment relief activities, creation and interaction among human beings. It provide the air we breathe and water drink, food and eat, and land where we live. Human beings modify their natural environment. The car fume polluted air, water is collected in a pot, food is served as a vessel, land is used to building factories. Human being make car, mills, factories and manufacture containers. This is how human being modify the natural environment. तो अब देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है। राइट एंड वन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, आप लिख सकते हैं कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर, ये सब क्या हो सकते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो सकते हैं। आप कार लिख दीजिए या आप फैक्ट्रीज लिख दीजिए, बिल्डिंग लिख दीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो जाएंगे। व्हाट आर मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको क्या लिखना है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से लिखेंगे हम, ये देखो ये फर्स्ट सेकंड का आंसर। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए थर्ड, हाउ डज द ह्यूमन चेंज द एनवायरनमेंट बाय द नेचर। तो देखो यहीं से लिख सकते हैं द कार, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिख देंगे। पहले यहाँ से लिखना तो ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन आप देखो ह्यूमन जो यहाँ से देखो
ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीव द एक्टिविटी क्रिएशन एंड इंटरेक्ट अमंग द ह्यूमन बींग। फर्स्ट आपने यहाँ से लिख दिया, देखो थर्ड इसी में से चूज करते हैं, मैंने अलग से भी लिख रखे हैं आंसर, लेकिन मैं यहीं से करवाना चाहती हूँ कि आपको एग्जाम में यहाँ से करने आ जाए। उसके बाद द कार पोल्यूटेड द एयर, वाटर इज कलेक्टेड अपोर्ट, फूड इज सर्व एंड इन वेसल्स, लैंड इन यूज टू बिल्ड फैक्ट्री, ह्यूमन बींग मेक कार मील्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर, दिस इज हाउ टू ह्यूमन बींग मॉडिफाई देयर एनवायरमेंट। तो देखो 3 का आंसर 2 मार्क्स का हो जाएगा, आपको यहीं से ही सीधा सीधा लिख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग द डिबेट एंड असेंबली MLA can express the opinion and ask question related to the issue of the given suggestions about the what should done by the government. Those who wish to can respond this the minister that reply the questions and try to assure assembly that accurate step in the taken. The chief minister and other minister have to take decision and the rule the government. They usually hear about the see and them the news channel and the papers. However, the whatever decision being taken on the approved by the member of the legislative assembly in a democracy, these member can also question debate and important issue decide to where our money should be spent. ओके ये रीड कर लिया भाई, ये किस तरह से मनी स्पेंड की जाती है, कैसे हमें पता चलता है, ये सब चीजें हमने देख लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। हु इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर, कौन कौन जो है वो लेजिस्लेटिव मेंबर की, हु इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो इसमें कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, अदर MLAs, ये सब क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स और MLA कैन बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, का फंक्शन बताना है, यहाँ से हो जाएगा। द ड्यूरिंग द डिबेट इन असेंबली MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू एंड सजेशन अबाउट द व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, हाउ डू वी नो अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, हमें किस तरह से पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई डिसीजन लिया है, तो बाय न्यूज चैनल और द पेपर, यहाँ से लिखेंगे इन द न्यूज वी कैन सी, या यहाँ से लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, वी यूजली हियर अबाउट देम सी द न्यूज चैनल और इन द पेपर, तो थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demands has to lead to the large scale of the destruction of the forest cover and the arable land and the create a fear to losing these natural resources. Therefore, the present of the degradation of land must be checked. Afforestation, reclamation, regulation, use chemical pesticide and fertilizer, check overgrazing, some of the some common methods used to the conserve land resources. देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो मेंशन एनी वन मेथड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करने के मेथड बताने हैं, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आंसर दिया गया है। सॉरी फर्स्ट का आंसर है ये, फर्स्ट का यहाँ से लेकर आप पूरा सारे के सारे मेथड बता दो, चाहे एफॉरेस्टेशन सिंगल लिख दो, चाहे पूरी लाइन लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकंड देखो, व्हाई इज नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल नहीं है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि हम पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट है। अब इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्या कहना है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन क्यों होता जा रहा है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है ना, ये देखो, क्योंकि ओवर डिमांड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, उनका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है, तो हर एक चीज़ के लिए क्या है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड, यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, आप अभी लिखवा भी दूंगी लेकिन यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, मेन क्या है, डिमांड्स हैड टू लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट cover and arable land has create a fear to losing the natural resources। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। आइए सेकंड का करते हैं, क्या कहा गया है, देखिए सेकंड और थर्ड में आप ये लिख सकते हैं, अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एंड अदर एनिमल लाइव ऑन लैंड, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वी ब्रीथ, इसके अलावा आप लिख सकते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव मैनी थिंग्स दैट वी आर डिपेंड ऑन द purely we depend on the natural resources, forming and establish factories, road, rail transport, canal, reservoir and build their land resources are used to diverse way are the satisfied various human need। तो देखो मेन यहाँ पे सिर्फ एक इस लैंड के बारे में बता दिया, लेकिन आप we need land, air, उसके अलावा water, without land, air, water we can't survive, so we need natural resources। इस तरह से सीधा सा आंसर लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, increasing population has resulted the various problems such as deforestation,
cutting the tree of to make room for the more house and other product and result to the reduction of the forest area। अब जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा तो जगह मिलेगी हमें, तो इसीलिए पॉपुलेशन क्या है, इसके लिए एक श्राप बन गया है। जनरेशन टू वेस्ट अ रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द अमाउंट ऑफ द वेस्ट जनरेट ह्यूमन ऑन द अर्थ इज इंक्रीज। तो वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि क्या है, जो वेस्ट मटेरियल के भंडार लगे जा रहे हैं उनको संभालना, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रहने की जगह की मतलब कम है उनको, इसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसके अंदर इस तरह का आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे इंस्टाग्राम के इस चैनल पर स्मार्ट स्टडी 10 करके उसको टाइप करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरा ये चैनल मिल जाएगा। इसको प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसपे कि आपको नई नई जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो सर्कुलर है या जो क्वेश्चन पेपर है, जो भी है शॉर्ट में आपको एकदम इजी वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं यहाँ पर दूंगी, लेकिन शॉर्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे आंसर की आती है या जो भी आंसर की होगी उसकी फ़ोटोज़ वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी, आपको ईजी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसकी आप लिखेंगे तो SMAR_TSTUDY10, ये इसका पूरा फुल नेम है चैनल का, आप प्लीज़ जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैप दिया गया है आपको, यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नेम है, जैसे बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ और झांसी, ये दिया गया है A से लेके F तक। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मैप देखो, मैप अगर हम देखते हैं तो ये रहा मैप, और इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे ABC सीधा ही कर दिया है, तो आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे ये A हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो मैं सीधा ही आपको दिखाती हूँ। ABC आप याद कर लीजिएगा कि क्या है, जैसे कि हम याद कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ एंड झांसी। आइए करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो अभी हम देखते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अब देखो थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पे था बरेली, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, अंडरलाइन कर देती हूँ इसको मैं। ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, बरेली। उसके बाद बनारस, तो ये बी वाला जो पोर्शन है ये बनारस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे यहाँ पे सी पे था कानपुर, तो ये जो पोर्शन है देखो, ये सारा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, ये कानपुर हो जाएगा। उसके बाद डी पर दिल्ली था, तो ये देखो जो इस तरह का अंदर एक इस तरह का एक नोट बनता है, आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से एक नोट बनता है यहाँ पर ना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद अलीगढ़, ई पर कौन सा था, अलीगढ़, तो थोड़ा सा दिल्ली से नीचे अलीगढ़ आ जाएगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक इस तरह सा देखो, जैसे कि थोड़ा जैसे आइडिया मैं बताती हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन देखो, ये नीचे जो पोर्शन है यहाँ पर हमारा झांसी आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। मैप जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सॉल्व करना, उनको आंसर करना, तो जरूर इनको करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी जो क्वेश्चन है मैप के हम कर चुके हैं, ABCD देखो, ये रहा बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ एंड झांसी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें हमें आंसर्स करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये हालांकि ब्लाइंड्स के लिए, लेकिन 1 1 मार्क्स में ये आपके लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, नेम द प्लेस वेयर मुगल पांडे वाज मंगल पांडे वाज हैंग्ड अक्यूज्ड इज ऑफिसर्स। तो मंगल पांडे को कहाँ हैंग किया गया था, बैरकपुर में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैरकपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लेस वेयर नाना साहब लेड टू रिवोल्ट 1857। तो कानपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लेड टू रोल 1857 का जो रोल हुआ था बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया था, दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द प्लेस वेयर रानी लक्ष्मीबाई लीड टू द रिवोल्ट 1857। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, झांसी से। ये तो हम सबको ही पता है, तो झांसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के 2 सैंपल पेपर आए हैं, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेम द प्लेस वेयर कुंवर सिंह लीड टू द रिवोल्ट 1857। तो यहाँ पर आ जाएगा पटना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, नेम द प्लेस वेयर रानी अवंती बाई लोधी लेड टू द रिवोल्ट 1857। तो ये आ जाएगा रामगढ़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रामगढ़, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सैंपल पेपर है देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैप हम कर चुके हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारीज है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मेरे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।